बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ फेडरल बोर्ड सेकंड एनुअल 2022 11th केमिस्ट्री सब्जेक्टिव सोल्यूशन। और पिछले 3 पार्ट्स में हम सेक्शन बी के फर्स्ट से लेकर 15 तक शॉर्ट क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स फॉर जर्नल एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो सिंपली इसमें आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स के लिए बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम्स हमें क्या बताती हैं। कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द एंथैल्पी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन। मींस कि हीट जो है वो एवॉल्व हो रही है या जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। यानी एंडोथर्मिक में हीट ऐड हो रही है और एक्सो में हीट रिलीज़ हो रही है। तो ये बेसिकली एंथैल्पी चेंजेस पता चलती हैं। एंड द हीट ऑफ अ रिएक्शन इज़ इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी पहले रिएक्टेंट्स जो है रिएक्शन से पहले किस एनर्जी लेवल पर थे, ठीक है, और आफ्टर द रिएक्शन वो किस एनर्जी लेवल पर हैं, उनका डिफरेंस जो है वो हमें हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो बताता है। In both reactions, the activation energy is the barrier which must be crossed over before the products can be formed. यानी एक एनर्जी बैरियर जो है वो क्रॉस करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर देखें, एक्सोथर्मिक का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्राफ्स या डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करते। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो आप ले रहे होते हैं उनको प्रॉपरली आप जो है वो लिखा भी करेंगे। वाई एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी नज़र आ रही है, एक्स एक्सिस पे जो है वो रिएक्शन की प्रोग्रेस नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स हमारे पास A2 + B2 है, ठीक है। और ये पिंक में आपको नज़र आ रहा है कि इतनी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिक्वायर है। आफ्टर जब हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन को, तो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। यानी हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स से लोअर एनर्जी पर आ गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो गई है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं एनर्जी रिलीज़ हो गई है, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो गई है और जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जो है वो लोअर एनर्जी पर हैं। तो साथ हम बता सकते हैं, इसके साथ एक लाइन लिख सकते हैं कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है। और स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई यानी यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स करेंगे तो खुद ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, यानी हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट में कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी ही पड़ती है। जैसे कि अगर आप सिंपल कंबस्चन का रिएक्शन देख लें, ठीक है, यानी अगर आप मीथेन गैस को बर्न करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा स्पार्क देना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बर्निंग और हीट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्मॉल एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और अब ये देखें एंडोथर्मिक में आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स को लोअर एनर्जी पे ड्रॉ करना है और ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमें चाहिए। ये देखें एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट देख लें, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और थोड़ी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब ये जो हमारे पास डिफरेंस है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का, ये देखें ये नेट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी लेवल पर हैं, ये भी आपने मेंशन करना है, प्रॉपर डायग्राम बनानी है। और इसके साथ आप लिखेंगे कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी लेवल दैन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एंडो में कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। यानी फुल टाइम एनर्जी देते ही रहेंगे और तो रिएक्शन कंप्लीट होगा और प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी लेवल पर ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने पूरा जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी कर्व, एलिब्रेट दैट टेम्परेचर हैज़ अ सिग्निफिकेंट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि प्रॉपर हमने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो इसमें बताने हैं। सबसे पहले तो आप देखें डिस्क्राइब लिखा है ना सॉल्युबिलिटी कर्व, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी कर्व होता क्या।
तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, अ कर्व ड्रॉन बिटवीन सॉलिबिलिटी एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी कर्व। ठीक है, ये हो गया। अब आप इफेक्ट्स बताएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। पहले हम सॉलिड्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है, द सॉलिबिलिटीज़ ऑफ मैनी सॉलिड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी ऐसा होता है कि हमने कोई सॉलिड लिया, हमने उसको सॉल्वेंट में ऐड किया, तो उसकी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो उसके साथ आपको एग्जांपल भी कोट करनी होगी। ठीक है, ये चीज़ें याद करनी है कुछ। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करेगी। देन आपके पास आ जाता है दी सॉलिबिलिटीज़। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटीज़ ऑफ सम सॉलिड्स डिक्रीज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी डिक्रीज़ करती है। ठीक है, वो कौन से हैं, सोडियम सल्फेट एंड सिलीनियम सल्फेट्स। ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, द सॉलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड्स रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाएं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद टेम्परेचर कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। यानी डेल एच जो है ना ऑफ द रिएक्शन, या हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है वो बताएगी। अगर तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है विद टेम्परेचर, जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे। लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है, ठीक है, तो वो डिक्रीज़ करेगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का भी आपको पता है कि अक्सर कुछ रिएक्शंस के साथ डेल एच जो है वो पॉजिटिव लिखा होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है डेल एच ऑफ द सोल्यूशन में, कि ये आपके पास हीट ऐड हो रही है। ठीक है, हीट ऐड हो रही है, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन नेगेटिव साइन होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो है वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम नाइट्रेट जो है वो आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में से एग्जांपल ली है, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ इन सॉल्युबिलिटी आएगा। ठीक है, +36 वैल्यू आपको ये बता रही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। लेकिन ये हमने थर्ड पॉसिबिलिटी में से लिया है कि जो टेम्परेचर बढ़ाएं तो बस कांस्टेंट ही रहती है सॉल्युबिलिटी। तो ये +3 वैल्यू जो है आपको बता रही है हीट ऑफ सोल्यूशन कि इसकी सॉल्युबिलिटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये भी आपने 1-2 पॉइंट्स में बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है मोस्टली ऐसा होता है डिक्रीज़ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा होता क्यों है, वो डिपेंड किस पे करती हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ 2 प्रोसेसेस। अब देखिए, अब जब आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में डिज़ोल्व करना होता है, ठीक है, ये लिक्विड है हमारे पास, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। ठीक है, इनको आपने अगर डिज़ोल्व करना है, सबसे पहले तो ये कंडेंस होंगे। ठीक है, कंडेंसेशन के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंडेंसेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये देखें, फर्स्ट है द कंडेंसेशन ऑफ गैस विच इज़ एक्सोथर्मिक, और दूसरा क्या है, द क्रिएशन ऑफ होल्स इन द लिक्विड। यानी अब जिस लिक्विड में इसको डिज़ोल्व कर रहे हैं गैस को, ठीक है, उसके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा दूर करना होगा। ठीक है, उनके दरम्यान में होल्स प्रोड्यूस करने होंगे, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चाहिए, रिक्वायर है। ठीक है, टू अकोमोडेट द कंडेंस गैस मॉलिक्यूल्स इट इज़ एंडोथर्मिक। अब इन दोनों प्रोसेसेस में से जो सी भी एनर्जी जो है वो डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास नेट आप देख सकते हैं कि आपके पास एज अ होल डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं, बिकॉज ऑफ द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर लिटिल वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट द गैस मॉलिक्यूल्स। यानी अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वो कह रहे हैं ऑलरेडी जो है वो उनका ओपन स्ट्रक्चर है, तो बहुत ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब हीट जो ऐड हो रही है वो स्मॉल है। ठीक है, लेकिन जो कंडेंसेशन ऑफ गैस की वजह से जो हीट रिलीज़ हो रही होगी वो ज़्यादा है।
ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें आप। तो इस वजह से ये है डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, यानी एज अ होल जब डिज़ोल्व कर रहे होते हैं गैस तो एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, नेगेटिव साइन है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि डेल एच नेगेटिव होगा, डेल एच ऑफ द सोल्यूशन नेगेटिव होगा, तो वो क्या करेगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज़ करेगी विद टेम्परेचर। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, द मोलर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथाइन, ठीक है, C2H2, ठीक है, C2H2 का तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये हमारे पास है इथाइन इस तरीके से, ठीक है, एंड इथाइन है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर गिवन बिलो। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 इन किलोजॉल्स पर मोल। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि ये टोटली SLO बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनल बुक फाउंडेशन, KPK बलोचिस्तान, तीनों में इथाइन की जो है वो फॉर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है, लेकिन ये आप देख लें चैप्टर 11 में एग्जाम्पल नंबर 11.6 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है, और वहाँ पर इथाइन की जगह मीथेन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, और ये आप कह लेंगे मुफ्त के नंबर होते हैं, क्योंकि जो सामने लिखा हुआ है वही आपने, ये डाटा ही इतना मतलब कम्पैक्ट है कि ये ही आपको बताएगा कि किस तरह से स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ पर देखें, आपको ये जो डाटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, ये, और ये क्या है, हीट ऑफ कंबस्चंस दी हुई हैं। तो मींस के इससे आपको हीट ऑफ कंबस्चंस की इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, पहला स्टेप ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हीट ऑफ कंबस्चन आपको इथाइन की दी हुई है, तो आपने सबसे पहले उसकी इक्वेशन लिखी, ठीक है, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है इक्वेशन लिखना, क्योंकि जब भी कंबस्चन करेंगे आप हाइड्रोकार्बन की तो दो ही प्रोडक्ट्स बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को ये बताया कि ये आपके पास कंबस्चन की इक्वेशन को बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपको 1 मोल ऑफ दी जो भी सब्सटेंस लेना है, ठीक है, और उससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाना है। अब जितने आपके पास कार्बन हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, ये 2 आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन टोटल 2 हैं, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा तो H2O होगा, ठीक है, मीन्स के अगर C2 है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और हाइड्रोजन जितने हैं उससे हाफ जो है वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में जितने भी आपके पास ऑक्सीजन है उनको बैलेंस करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 2 4 और +1 5 ऑक्सीजन है। देखें, अब ऑक्सीजन बेसिकली आपके पास होता है O2, ठीक है, तो अब 5 ऑक्सीजन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप 2 लगाएंगे तो ये 4 बन जाएगा, 3 लगाएंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो 5 बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन में करना होगा, ठीक है, यानी 5/2 O2 लेना होगा, ताकि ये 2 से कट ऑफ हो जाए और आपके पास टोटल 5 ऑक्सीजन्स रिएक्टेंट्स में आ जाएं। लेकिन हम ये फ्रैक्शन लिखते हैं, लेकिन हम इसको काटते नहीं हैं, ठीक है, इसी तरह लिखते हैं। इसी तरह आपको हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन की भी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, C+O2 CO2, ठीक है, और इसी तरह हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन की भी लिखनी आनी चाहिए। अब H2 के लिए हमें ये देखें 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए हाफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और इक्वेशंस में आप एक और चीज़ नोट करें कि हर एक सब्सटेंस की, चाहे वो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स, उनकी फिज़िकल स्टेट भी मेंशन है, ठीक है। वाटर लिक्विड है, ठीक है, बाकी सब की सब गैसेस हैं एक्सेप्ट कार्बन सॉलिड में है, ठीक है। तो ये भी आपने एंथैल्पी कि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें स्टेट्स ज़रूर लिखनी होती है, वरना आपका कोई ना कोई फ्रैक्शन जो है वो मार्क्स 0.5 या 1 जो है वो कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये इक्वेशन आपने लिख ली, और ये आपको कहाँ से हिंट मिली, आपको जो डाटा दिया हुआ था, ठीक है, उसी से आपको पता चला कि ये हीट ऑफ कंबस्चंस हैं, तो हीट ऑफ कंबस्चन के लिए इक्वेशंस लिखनी हैं, ठीक है। अब आपको जो है वो बनाना क्या, ठीक है, रिक्वायर्ड आपका क्या है, आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मेशन की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, C2H2 जो है वो अगर आपने फॉर्म करना है, ठीक है,
तो इसकी इक्वेशन लिखनी बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि C2 है तो इसका मतलब 2 कार्बन चाहिए, H2 है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, इसलिए आप इसको H2 लिखेंगे, और कार्बन एटॉमिक फॉर्म में है तो इसको आप सिंपल C लिखेंगे और उसके 2 मोल्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब ये जब आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख ली, अब आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इन इक्वेशंस में ऊपर गिवन इक्वेशंस में चेंजेस करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लें C2H2 आपके पास प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्टेंट्स में है। इसका मतलब है कि आपने इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स करना है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर डिसाइड कर लिया रिवर्स करना है, और जब रिवर्स करेंगे तो उसकी एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, -1300 से +1300 हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसके बाद जब आपने डिफरेंट जो है वो आपस में इनके मॉलिक्यूल्स को कट ऑफ करेंगे, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 1 है, ठीक है, और इधर 2 है, तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर तो कट ऑफ हो ही जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो 2 हो जाए और वो आपस में कट ऑफ हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपने देख लेना है कि आपने क्या करना है। अब आपने फिर क्या लिखना है, एक्शंस परफॉर्म, यानी क्या क्या एक्शन परफॉर्म हुए, रिवर्स इक्वेशन नंबर 1 एंड ऑल्सो रिवर्स द साइन ऑफ एनर्जी। दूसरा काम आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 2, देन ऐड ऑल द रिजल्टिंग इक्वेशंस 3, 4 एंड 5, ठीक हो गया। अब हम वो इक्वेशन, यानी हमने पहले वाली इक्वेशन को देखें यहाँ पर रिवर्स लिखा हुआ है, वो इक्वेशन नंबर 4 बन गई है और एनर्जी भी चेंज हो गई है। अब ये सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखें यहाँ पे भी 2 हो गया, 2 2 2, ठीक है, और इसको भी एनर्जी को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो -788 आ गया, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। और ये थर्ड इक्वेशन को हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ हमने लिखी है, ठीक है, इसका इक्वेशन नाम भी थर्ड इक्वेशन ही है, और इसको हम ऐड अप करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो जो भी कट ऑफ हो रहा है वो काट दें। देखें 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कट ऑफ हो रहे हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल भी अपोजिट साइड पे कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन्स भी कट ऑफ हो रहे हैं, वो कैसे, यानी अगर आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो इधर भी आपके पास 5 ऑक्सीजन्स हैं और इधर भी 5 ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और हाफ ऑक्सीजन यानी 5, और ये भी 2 2 से कट ऑफ हो जाए तो 5 ऑक्सीजन्स, ठीक है, तो ये भी आपस में ऑपोजिट साइड पे ये कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, 2 कार्बन H2 और इथाइन, ठीक है। तो ये 1 मोल की ही फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और देखें सारी स्टेट्स भी लिखी हुई हैं। अब ये एनर्जीज़ भी आपके पास आ गई हैं, ठीक है, ये +1300 है और ये माइनस और माइनस माइनस को आपस में ऐड कर लें, लेकिन साइन माइनस करेगा, ठीक है, और 1300 में से उसको माइनस करें तो आपके पास +227 किलो जूल्स पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 ही स्टेप, मतलब 3 बेसिक स्टेप्स थे कि एक आपने इक्वेशंस लिखी, फिर आपने जो एक्शंस परफॉर्म किए, और थर्ड आपने उनको ऐड कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ 4 dm³ टू 6 dm³ अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा वर्क डन का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है, लेकिन इसको कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए, ये नेशनल बुक फाउंडेशन में से आया, कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए इन्होंने वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर दी हैं। एक्सरसाइज में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एक्सरसाइज में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर उन्होंने थोड़ी चेंज कर दी हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है। वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है आपने। डाटा क्या है आपके पास, इनिशियल वॉल्यूम 4 dm³ है, फाइनल वॉल्यूम 6 dm³, यानी एक्सपेंड कर रही है गैस, ठीक है, और वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। कितना चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम 2 dm³, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 3 atm है, ठीक है, और वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में वर्क डन क्या होता है, P इंटू डेल V, ठीक है, तो ये हमने लगाया 6 atm डॉट dm³, ये आपका यूनिट्स आ जाएंगे। अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक ही जो है वो इसको कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसके साथ स्टूडेंट्स जो है वो साइन कौन सा लगाते हैं। सिंस द वर्क डन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था और वो वर्क कर रहा था, और जो है वो गैस एक्सपेंड कर रही थी, और पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया,
ठीक है, तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इन एक्सपेंशन, सो द साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वर्क डन जो है वो -6 atm.dm³ के साथ आप शो करेंगे। ठीक हो गया। और लास्ट में आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 20, स्केच द एनर्जी साइकिल फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ हैसेस लॉ। अब यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा ही रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, डायरेक्ट आप एनर्जी साइकिल नहीं ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो आप इक्वेशंस लिखेंगे और इक्वेशंस के साथ अगर आपको एनर्जी की वैल्यूज़ नहीं पता, ठीक है, कि क्या उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर लें कि जो बिल्कुल छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, 1 या 2 वैल्यूज़ वो याद भी करनी पड़ सकती हैं आपको। ठीक हो गया। जैसे इस में देखें, कंबस्टन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एवॉल्व्स 393.5 किलो जूल्स एनर्जी। एवॉल्व का मतलब है कि ये नेगेटिव साइन के साथ होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब ये देखिए, हमने इक्वेशन लिख ली कंबस्टन की और साथ आपको फिजिकल स्टेट्स भी नज़र आ रही हैं, -393.5 किलो जूल्स। और ये रिएक्शन का अगर हम अब मैकेनिज़्म लिखें तो वो 2 स्टेप में है। ठीक है, पहले क्या होता है, एक कार्बन सॉलिड हाफ ऑक्सीजन यानी एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और उसमें भी एनर्जी रिलीज़ होगी -110। ठीक है, और फिर जब कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन जो है वो सेकंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और फिर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, -282.98 किलो जूल। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है नेट इक्वेशन में ये देखें, ये आपस में कार्बन मोनोऑक्साइड कट ऑफ हो जाएगा। नेट आपके पास ये जो है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब हेसेस लॉ की एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप का डिफरेंस देख लें। ये तकरीबन एक 100 के बराबर है और तकरीबन 300 के बराबर है। ठीक है, तो इनका जो रेशो होगा वो चीज़ आपने नोट करनी है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। आपने ड्रॉ कैसे करनी है, ठीक है, इस तरीके से आपने प्रॉपर ड्रॉ करनी है। ये जो अलग से लाइन एरो के साथ लगी हुई है ये बता रही है कि हीट है और किलो जॉल में शो हो रही है। ठीक है, ये लोअर लाइन जो है वो प्रोडक्ट्स को बता रही है और ये जो है वो रिएक्टेंट्स को बता रही है। क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, तो प्रोडक्ट्स लोअर इन एनर्जी होंगे एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। तो ये ब्लू में जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, ब्लू में जो आपने शो किया है ये डायरेक्ट रिएक्शन होगा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और टोटल इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप हेसेस लॉ की फॉर्म में 2 स्टेप्स में बताएंगे तो कार्बन पहले हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी और फिर सेकेंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो इन दोनों का आप ज़रा डिफरेंस भी नोट कर लें। ठीक है, कि ये वाली लाइन कितनी है और ये वाली लाइन कितनी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से प्रॉपर आपने ये स्केच बनाना था। ओके, अब ये पूरा का पूरा सेक्शन बी easycam4u.com पे आप जाके इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे और उसमें आपको बिल्कुल डाउन पे पेज के बिल्कुल डाउन पे आपको पास्ट पेपर सॉल्यूशंस नज़र आएंगे। उसमें आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस पूरे जो हमने सेक्शन बी डिस्कस किया इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।